हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज के सीपीसी के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर टू रूल 1 एंड 2। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिससे सेमेस्टर एग्जाम्स में 10 मार्क का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है और इस पे बेस्ड एक इंपॉर्टेंट केस लॉ भी आज ही हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ऑर्डर टू रूल 1 की एक बार बेयर रीडिंग कर लेते हैं। ऑर्डर टू रूल 1 कहता है कि एक सूट का फ्रेम कैसा होना चाहिए, यानी कि जब भी एक प्लेंटिफ सूट फाइल करे तो उसमें उसको जितना पॉसिबल हो, एज फार एज प्रैक्टिकेबल, सूट इस तरीके से फ्रेम्ड होना चाहिए कि उसमें सारी चीज़ें उसी वक्त कंसर्न जो भी चीज़ें हैं वो उसी वक्त उसमें मेंशन्ड हो, ताकि फर्दर लिटिगेशन की ज़रूरत ना पड़े। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक एक कॉज ऑफ एक्शन जितनी भी डिस्प्यूट्स अराइज हो रही हैं, डिस्प्यूट नंबर 1, डिस्प्यूट नंबर 2, और प्लेंटिफ जो भी क्लेम्स चाहता है, मतलब जो भी वो सॉल्यूशंस, जो भी रेमेडीज वो चाहता है, और ऑल्टरनेटिवली जितनी भी रेमेडीज पॉसिबल हैं, उन सभी रेमेडीज को उस सिंगल सूट में ही मेंशन करे जो कि एक सिंगल कॉज ऑफ एक्शन से अराइज हो रही है। ठीक है। इसके पीछे पर्पस ये है कि मान लीजिए 2 डिस्प्यूट्स हैं और 3 आपके पास रेमेडीज या रिलीफ अवेलेबल हैं, ऑल्टरनेटिव रिलीफ। ठीक है। और अगर प्लेंटिफ जो अपना फर्स्ट सूट फाइल कर रहा है उसमें सिर्फ डिस्प्यूट 1 मेंशन कर रहा है और सिर्फ रिलीफ 2 एंड 3 क्लेम कर रहा है, और जब ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा तो प्लेंटिफ फिर से फाइल करेगा सेम कॉज ऑफ एक्शन पे डिस्प्यूट नंबर 2 और बोलेगा इस बार हमें क्लेम 1 चाहिए। तो इस चीज़ को, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को, लिटिगेशंस को अवॉइड करने के लिए, बर्डन ऑफ कोर्ट रिड्यूस करने के लिए, फैक्ट जो डिफेंडेंट है, ऑपोजिट पार्टी, उसको बार बार मल्टीपल ट्रायल्स नहीं फेस करने हो, उस चीज़ को रोकने के लिए ये वाला रूल लाया गया कि जब भी एक सूट फ्रेम किया जाता है तब उससे अराइज होने वाले, उस सेम कॉज ऑफ एक्शन से अराइज होने वाले ऑल्टरनेटिव जितने भी रिलीफ्स हैं, जितने भी डिस्प्यूट, वो सारी कंक्लूसिवली एक ही सूट के अंदर डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है। अब ऑर्डर टू रूल 2 क्या कहता है? ऑर्डर टू रूल 2 इसी चीज के कॉन्सिक्वेंस की बात करता है। अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन से अराइज होने वाले बहुत सारे ऑल्टरनेटिव रिलीव्स, ठीक है, सेम कॉज ऑफ एक्शन है, उससे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव रिलीव्स अराइज होते हैं, जैसे कि रिलीफ नंबर 1 मान लीजिए डैमेजेस है। अभी इसको हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। डैमेजेस है, इंजंक्शन है, एटसेट्रा। तो ये बहुत सारे मल्टीपल रिलीफ हैं जो एक इंसान, मतलब यानी कि एक प्लेंटिफ, एक ही समय पे क्लेम कर सकता था, लेकिन उसने बाय चॉइस क्या किया, इंटेंशनली, जानबूझ के, इंटेंशनली और बिना किसी कोर्ट की परमिशन के, जानबूझ के इनमें से किसी एक क्लेम को जो उनको अल्टरनेटिवली अवेलेबल थे, जानबूझ के उसको या तो रेलिंक्विश कर दिया है या उसको ऑमिट कर दिया है। ऐसे केस में ऑर्डर टू रूल 2 का बार अप्लाई हो जाएगा। और अगर वो कभी बाद में चाहेंगे कि मैंने सेकंड वाला क्लेम क्लेम नहीं किया था तो हम सेकंड सूट में उस चीज़ को करें, तो ये अलाउड नहीं होगा। तो बेसिकली सेम कॉज ऑफ एक्शन से अराइज होने वाले मल्टीपल क्लेम्स, मल्टीपल रिलीफ या ऑल्टरनेटिव रिलीफ को सेम सूट में ही क्लेम करना है। अगर प्लेंटिफ उनको इंटेंशनली ऑमिट कर देता है या रिलिंक्विश कर देता है विदाउट कोर्ट्स परमिशन, अगर कोर्ट की परमिशन मिल गई है तो इट विल एक्ट एज एन एक्सेप्शन, लेकिन बिना कोर्ट की परमिशन के अगर वो उसको रिलिंक्विश या ऑमिट कर देगा तो ऐसे में ऑर्डर टू रूल 2 का बार अप्लाई हो जाएगा और फर्दर ऐसा सूट प्लेंटिफ कभी भी इन फ्यूचर फाइल नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसको एक बार एग्जाम्पल से समझ। पहला एग्जाम्पल है इलीगल कंस्ट्रक्शन। देखिए, मानिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बिल्डिंग बेची है ए ने बी को और ये बोला है कि आप इसमें और फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बी क्या करता है, इस बिल्डिंग में और फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट करता है। तो अब ए के साथ क्या क्या हुआ? नंबर 1, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है, तो हो सकता है वो बोले कि ये जो हमारे बीच में एग्रीमेंट है इसको कैंसिल करिए, है ना, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा क्या हो सकता है? डैमेजेस। ये जो आपने क्रिएट किया है फ्लोर, इस फ्लोर के बदले में आपको मुझे कुछ डैमेजेस देने होंगे। या फिर मान लीजिए अभी फ्लोर 2 कंस्ट्रक्ट कर चुका है और तीसरा फ्लोर कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है, तो ऐसे में ये चाहे तो इंजंक्शन भी क्लेम कर सकते। तो ये मैं आपको क्या एग्जांपल दे रही हूँ, ये ऑल्टरनेटिव रिलीफ के एग्जांपल्स हैं। ये बहुत अच्छे से नहीं आया होगा समझ, क्योंकि एक सब्जेक्ट एसआरए होता है उसका पार्ट है, लेकिन आप ये समझिए कि ए की ये जो राइट इन्फ्रिंज हुई है, इससे ये ऑल्टरनेटिव रिलीफ्स हैं जो उनके पास आते हैं। ठीक। तो अब ए जब एक सूट फाइल करने जा रहा है बी के अगेंस्ट, तो ऑर्डर टू रूल 1 ये कहता है कि जितने भी ऑल्टरनेटिव रिलीफ हैं
वो सारे ही आप अभी ही मेंशन करिए, ठीक है। अगर आप इनमें से कोई भी रिलीफ अपनी मर्जी से इंटेंशनली रिलिंक्विश कर रहे हैं या ओमिट कर रहे हैं, तो फ्यूचर में एक फ्रेश सूट के थ्रू आप उनको क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है एरियर्स इन रेंट। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को रेंट पे घर दिया और बी ने 2001 में भी रेंट नहीं पे किया, 2002 में भी रेंट नहीं दिया और 2003 में भी रेंट नहीं दिया। अब फाइनली इन सब चीज़ों से परेशान होके 2003 के 2003 के दिसंबर में ए क्या करता है, सूट फाइल करता है बी के अगेंस्ट। और जब सूट फाइल करता है तो उसमें सेम कॉज ऑफ एक्शन है। कॉज ऑफ एक्शन क्या है, रेंट नहीं पे करना, एरियर्स ऑफ रेंट कॉज ऑफ एक्शन। और डिस्प्यूट क्या क्या थे, ये तीनों चीज़ें डिस्प्यूटेड थी। लेकिन ए ने क्या किया, 2003 के सूट में सिर्फ और सिर्फ 2003 का ही रेंट मेंशन किया। तो ऐसे में फिर से ऑर्डर टू रूल 2 का बार लग जाएगा और इन फ्यूचर ए कभी भी इन 2 इयर्स के रेंट को नहीं क्लेम कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये वाला क्लेम कर रहा था तो उसको पता था कि 2001 एंड 2 का पेमेंट नहीं हुआ है, तो उसने इंटेंशनली ओमिट किया है। क्योंकि अब इंटेंशनली ओमिट किया है तो दोबारा से वो सेम फाइल नहीं कर सकते है। अब आते हैं पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड मिसने प्रॉपर्टी। देखिए, मानिए ने बी को प्रॉपर्टी दी, तो क्या आप इस वाले टर्म से अवेयर हैं, मेसने प्रॉफिट्स? ये हमने अपनी एक क्लास में डिस्कस किया है जो कि रिकॉर्डेड बैच की क्लास है, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट में बताती हूँ। जब कोई एक इंसान किसी का एडवर्स पोजेशन, मतलब कि मान लीजिए लीगली उसके पास वो पोजेशन नहीं होना चाहिए था, फिर भी उसने वो प्रॉपर्टी पे पोजेशन लिया हुआ है, तो जिस दौरान उसके पास पोजेशन उस प्रॉपर्टी का है, उस दौरान वो जो भी चीज़ें कमा रहा है उस प्रॉपर्टी से, वो सारी चीज़ें उसको पे बैक करनी पड़ेगी ट्रू ओनर को। वही होता है मेसने प्रॉफिट, ठीक है। तो ऐसे में मान लीजिए ए की प्रॉपर्टी थी, उस पे बी ने पोजेशन लिया हुआ था। अब ए क्या क्या कर रहा है, ए ने पहला सूट फाइल किया पोजेशन के लिए, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे उन्होंने मेसने प्रॉफिट्स क्लेम नहीं, इसका जो भी रिजल्ट आया। फिर क्या किया, सूट नंबर 1, फिर ए ने क्या किया, एक और सूट फाइल किया फॉर मेसने प्रॉफिट्स। तो ये बताइए क्या इसमें ऑर्डर टू रूल 2 लगेगा? नहीं, मेसने प्रॉफिट और पोजेशन ये दो अलग कॉज ऑफ एक्शन, ये इस पे ऑर्डर टू रूल 2 का बार नहीं। वहीं अगर ये दोनों सेम कॉज ऑफ एक्शन होते तो इस पे भी ये बार एप्लीकेबल होता, ठीक है। तो एग्जाम में जो भी इसके क्वेश्चन आते हैं वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे। आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, मोर और लेस केस से रिलेटेड ही होगी। अगर अलग भी हुई तो आप ये एग्जाम्पल्स, पहले आप सेक्शन थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे बेराट लैंग्वेज में, ऑर्डर एक्सप्लेन करके आप ये एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, फिर ये आप केस एक्सप्लेन कर सकते हैं और जो भी आपका कंक्लूजन है वो आप कंक्लूड। इस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, पिटिशनर जो है इस केस में, कि कैंटीन को सील कर देती, ठीक है, कैंटीन पे ताला लगा देती है। तो इसमें क्या होता है, पिटिशनर जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और क्या बोलते हैं, नंबर 1, आप एक इंजंक्शन इशू करिए इस एक्शन के खिलाफ और मेरा पोजीशन मुझे वापस दिलाइए, ठीक है। ये चीज़ अब क्या करते हैं, इस चीज़ को पेंडिंग ही था, इस दौरान ये हाई कोर्ट जाते हैं, ठीक है, अपनी फंडामेंटल राइट का क्लेम करते हुए अंडर आर्टिकल 226 रिट फाइल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तो एक इन्होंने सूट फाइल किया है और इस केस में ये एक रिट फाइल करते हैं हाई कोर्ट में और बोलते हैं हाई कोर्ट को कि आप गवर्नमेंट को एक मैंडेमस इशू करिए, ठीक है, इस एक्शन के अगेंस्ट जो इन्होंने सील करिए, मैंडेमस करिए इशू, और मेरा पोजेशन, मुझे दोबारा मेरा पोजेशन वापस दिलाइए, नंबर 1। दूसरी बात, मुझे जो भी एग्जेम्पलरी डैमेजेस हुए हैं जब से सील लगा है मेरी कैंटीन में, तब से लेके आज तक मुझे जितने भी लॉसेज हुए उन सबका एग्जेम्पलरी डैमेजेस भी आप मुझे दिलवाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन इस केस में जो अराइज हुआ था वो ये था, क्या ऑर्डर टू रूल 2 का बार रिट पे भी लगता है? क्योंकि अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि अगर सूट 1 में आपने कंप्लीट चीज़ें क्लेम नहीं करी हैं तो आप सूट 2 में उसको क्लेम नहीं कर सकते। तो क्या ये रिट पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल भी अप्लाई होता है। तो देखिए इसमें कोर्ट ने कहा कि ऑर्डर टू रूल 2 एक पब्लिक पॉलिसी का मैटर है, ठीक है। इसका मेन पर्पस है मल्टीपल प्रोसीडिंग्स को रोकना। तो चाहे वो रिट हो चाहे वो सूट हो,
दोनों पे ही ये एप्लीकेबल होगा। साथ ही साथ एक और चीज़ ये बताई, अगर आपने एक सूट में सारी चीज़ें क्लेम नहीं करी हैं तो फर्दर सूट फाइल करना अलाउड नहीं है। वैसे ही सेम चीज़ों पे अगर आपने एक सूट फाइल किया है तो सेम ही चीज़ों पे आप फर्दर एक रिट भी फाइल, दोनों ही चीज़ आपका ऑर्डर टू अप्लाई होगा। ठीक है, सेम सूट अगर है तो फर्दर सूट में बची हुई चीज़ें आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर सेम चीज़ें आपने एक सूट में क्लेम करी है, सेम चीज़ों में आप रिट भी क्लेम कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये बार्ड होगा बाय ऑर्डर टू रूल 2 और ये पब्लिक पॉलिसी का मैटर है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया हो, और अगर ये वीडियोस आपको हेल्प कर रही हैं तो आपके सेमेस्टर कोर्स में हेल्प करने के लिए हमने एक लीगल पेडागोजी ऐप पे कोर्स लॉन्च किया है पीसी के लिए, उसको जाके आप एक बार देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन। थैंक यू सो मच।